नमस्कार। आज हम ऊर्जा और उसके बदलावों की आकर्षक दुनिया यानी थर्मोडायनामिक्स में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये वो विज्ञान है जो बताता है कि क्यों जैसे धूप में लोहे की बेंच ज्यादा गर्म लगती है लकड़ी से, है ना? बिल्कुल, या फिर फ्रिज कैसे काम करता है, ये सब थर्मोडायनामिक्स ही है। सही कहा। और देखिए, इसमें हम कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। कई अंग्रेजी शब्द जैसे सिस्टम, एनर्जी, वर्क, एंथैल्पी, ये सब आएंगे ही क्योंकि वो इस विज्ञान की भाषा का हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, ये जरूरी भी है। तो कहाँ से शुरू करें? शायद सिस्टम और सराउंडिंग से। बिल्कुल, ये सबसे बेसिक है। देखिए, थर्मोडायनामिक्स में हम जिस भी चीज का अध्ययन कर रहे होते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। और उसके आसपास की हर वो चीज जो उसे प्रभावित कर सकती है वो हो गई सराउंडिंग। एकदम सही। जैसे मान लीजिए कप में चाय है तो वो चाय हमारा सिस्टम हो गया। और कप, हवा, कमरा, ये सब सराउंडिंग। परफेक्ट। अब ये जो सिस्टम है इनके भी प्रकार होते हैं इस आधार पर कि वो कितने खुले या बंद हैं। अच्छा। जैसे पहला है ओपन सिस्टम। ये वो है जो एनर्जी मतलब ऊर्जा और मैस मतलब पदार्थ दोनों का आदान प्रदान कर सकता है अपने सराउंडिंग के साथ। जैसे खुला पतीला जिसमें पानी उबल रहा हो, भाप मैस भी निकल रही है और गर्मी एनर्जी भी। बिल्कुल। फिर आता है क्लोज्ड सिस्टम। ये सिर्फ एनर्जी का आदान प्रदान कर सकता है, मैस का नहीं। अच्छा, मतलब उसी पतीले पे ढक्कन लगा दें तो गर्मी तो बाहर आएगी जाएगी पर भाप अंदर ही रहेगी। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब एकदम अलग थलग। हाँ, जो न तो एनर्जी का आदान प्रदान करे न ही मैस का। जैसे एक बहुत अच्छा वाला थर्मस फ्लास्क। हालांकि आपने कहा कि 100% आइसोलेटेड तो कुछ नहीं होता, पर थर्मस काफी करीब है इसके। हाँ, प्रैक्टिकली 100% आइसोलेटेड बनाना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, अब इन सिस्टम्स की हालत बताने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टीज, गुणधर्म। हाँ, ये दो तरह की होती हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो हैं जो पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट पर निर्भर करती हैं। जैसे कि वॉल्यूम या मास। ज्यादा पदार्थ तो ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा मास। बिल्कुल। और दूसरी है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये मात्रा पर निर्भर नहीं करती हैं। अच्छा। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट। आप एक गिलास पानी लें या एक बाल्टी, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो वही रहेगा, है ना? हाँ, ये बात तो सही है। अगर कमरे को आधा भी कर दें तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, वो एक्सटेंसिव है। पर टेम्परेचर या प्रेशर वो तो वही रहेगा, वो इंटेंसिव है। ये किसी चीज की अवस्था बताने के लिए ज्यादा फंडामेंटल होती है। समझ गया। अच्छा, अब ऊर्जा के उन रूपों पर आते हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच बदलते हैं। मेरा मतलब है U, Q और W से। हाँ, बिल्कुल। इंटरनल एनर्जी U, ये सिस्टम के अंदर जो कण है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, उनकी कुल ऊर्जा है, काइनेटिक, पोटेंशियल सब मिलाकर। लेकिन हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं जान सकते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप ये नहीं जान सकते कि आपकी जेब में कुल कितने पैसे हैं, पर आप ये हिसाब रख सकते हैं कि आज कितने आए या गए। हाँ, मतलब बदलाव पता कर सकते हैं। एग्जैक्टली। हम सिर्फ इंटरनल एनर्जी में बदलाव यानी डेल्टा U मापते हैं। ठीक है। और हीट यानी Q वो ऊर्जा है जो तापमान के अंतर, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बहती है। अगर सिस्टम में हीट आ रही है तो Q पॉजिटिव, और सिस्टम से हीट बाहर जा रही है तो Q नेगेटिव। सही। और तीसरा है वर्क, W। ये हीट के अलावा ऊर्जा ट्रांसफर का कोई भी दूसरा तरीका है। जैसे गैस का फैलना या उसे दबाना। हाँ, जब गैस फैलती है तो वो अपने आसपास मतलब सराउंडिंग पर काम करती है। इसे हम कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, और कन्वेंशन के हिसाब से ये नेगेटिव होता है। और अगर हम गैस को दबाते हैं मतलब सराउंडिंग सिस्टम पर काम कर रहा है तो वो वर्क डन ऑन द सिस्टम है और उसे पॉजिटिव लेते हैं, W पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन याद रखना जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि Q और W दोनों पाथ फंक्शंस हैं, मतलब ये इस पर निर्भर करते हैं कि प्रक्रिया किस रास्ते से हुई। बिल्कुल। लेकिन इंटरनल एनर्जी U एक स्टेट फंक्शन है। ये सिर्फ शुरुआती और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, रास्ते पर नहीं। अच्छा, और यहीं पर थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम आता है। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये बेसिकली ऊर्जा संरक्षण का नियम है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और इसका गणितीय रूप डेल्टा U इज इक्वल टू Q
प्लस W, यानी इंटरनल एनर्जी में जो बदलाव है वो सिस्टम को दी गई हीट और उस पर किए गए वर्क के जोड़ के बराबर है। ये ऊर्जा का हिसाब किताब रखता है, लेकिन ये नहीं बताता कि कोई प्रोसेस अपने आप होगा या नहीं, या किस डायरेक्शन में होगा। सही कहा। जैसे फर्स्ट लॉ ये नहीं रोकता कि हीट ठंडी चीज से गर्म चीज की तरफ बह जाए, पर हम जानते हैं ऐसा अपने आप नहीं होता। हाँ बिल्कुल। इसी के लिए आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये हमें प्रक्रियाओं की दिशा बताता है। जैसे कि हीट हमेशा गर्म से ठंडे की ओर ही बहेगी नेचुरली। एग्जैक्टली। और ये भी बताता है कि कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। आप सारी हीट को पूरी तरह वर्क में कभी नहीं बदल सकते। कुछ ना कुछ ऊर्जा तो वेस्ट होगी ही, लो क्वालिटी हीट के रूप में। हाँ, इसी से जुड़ी है एंट्रोपी की अवधारणा, जो कहती है कि ब्रह्मांड में कुल अव्यवस्था या रैंडमनेस हमेशा बढ़ती ही है। रेफ्रिजरेटर का उदाहरण यहाँ फिट बैठता है। वो तो हीट को ठंडी जगह से गर्म जगह भेजता है। हाँ, लेकिन वो ऐसा अपने आप नहीं करता। उसे बाहर से वर्क करना पड़ता है, बिजली के रूप में एनर्जी देनी पड़ती है। वो नेचुरल फ्लो के खिलाफ जा रहा है। समझ गया। अच्छा, कुछ खास तरह की प्रोसेस भी होती है ना, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। हाँ, ये कुछ आदर्श प्रक्रियाएं हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस वो है जो स्थिर तापमान पर होती है, मतलब डेल्टा T = 0, जैसे बर्फ का पिघलना 0 डिग्री सेल्सियस पर। ओके। और एडियाबैटिक? एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। Q = 0, जैसे किसी बहुत अच्छे थर्मस के अंदर होने वाली प्रक्रिया। और आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा P 0। सही, जैसे खुले बर्तन में पानी गर्म करना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और आखिरी आइसोकोरिक, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ, डेल्टा V 0। हाँ, जैसे एक बंद मजबूत कंटेनर में गैस को गर्म करना, उसका वॉल्यूम नहीं बदल सकता। ये सब आइडियल कंडीशंस हैं, पर रियल सिस्टम्स को समझने में मदद करती हैं। बिल्कुल। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है एंथैल्पी, जिसे H से दिखाते हैं। एंथैल्पी, ये क्या है? इसे आप मोटे तौर पर सिस्टम की कुल हीट कंटेंट मान सकते हैं, खासकर कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रक्रियाओं के लिए। ये स्टेट फंक्शन है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन देखने के लिए ये बहुत यूजफुल है। अच्छा, जैसे वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H0F। हाँ, वो यही बताता है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में तत्वों से 1 मोल पदार्थ बनने पर एंथैल्पी में कितना चेंज आता है। और एक हेसेस लॉ भी है शायद। हाँ, हेसेस लॉ कहता है कि किसी रिएक्शन का कुल एंथैल्पी चेंज इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि रिएक्शन एक स्टेप में हुआ या कई स्टेप्स में। सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट मैटर करती है। ये तो काफी काम का है कैलकुलेशंस के लिए। बहुत ज्यादा। अब सोचिए, इन सब नियमों का आधार क्या है? टेम्परेचर कैसे मापते हैं? उसके लिए जीरोथ लॉ। हाँ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये सुनने में अजीब है कि ये जीरो है, पर ये बाद में फॉर्मुलेट हुआ, लेकिन है सबसे फंडामेंटल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर 2 सिस्टम A और B अलग अलग एक तीसरे सिस्टम C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब उनके बीच कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा, तो A और B आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसी वजह से थर्मोमीटर काम करता है। थर्मोमीटर आपके शरीर के साथ इक्विलिब्रियम में आता है और तापमान बताता है। वाह, ये तो सच में बहुत फंडामेंटल है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि थर्मोडायनामिक्स के ये नियम कैसे ऊर्जा के खेल को नियंत्रित करते हैं, ऊर्जा कैसे बदलती है, किधर बहती है और उसकी सीमाएं क्या हैं। और ये सिर्फ इंजन या केमिस्ट्री तक ही सीमित नहीं है, ये जीवन, ब्रह्मांड, हर चीज पर लागू होता है। सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़ने के लिए, ये जो सेकंड लॉ है जो कहता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। हाँ, क्या यही चीज समय की दिशा को परिभाषित करती है? क्या ब्रह्मांड का भविष्य अनिवार्य रूप से बढ़ती हुई अव्यवस्था, बढ़ती एंट्रोपी ही है? सोचने वाली बात है।